हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। कल का चैप्टर कंटिन्यू करते हैं हम। कल जो सारा बताया था ना कि लेखा के जीवन में कौन कौन था, उन्होंने किस प्रकार से अपनी नानी, दादी और माँ का परिचय दिया है कि किस प्रकार से उनकी जो नानी थी वो स्वतंत्रता आंदोलन में भागीदार रहीं, एक घर के अंदर रहते हुए भी। और जो उनकी दादी थी वो अपनी जो पुत्रवधू थी उसका कामना करते हुए भी कितना आदर करती थी, उसके घर में कितनी जनता थी, यानी सब उनका कहना मानते थे। किस कारण? कि उनकी माँ का व्यक्तित्व ऐसा था कि उनके सब उनकी इज्जत किया करते थे। दो कारणों से कि एक तो वो उनके जो पिता थे साहब थे, यानी ऑफिसर थे, इस कारण, और दूसरा उनका व्यक्तित्व ऐसा था, वो कभी झूठ नहीं बोलती और कभी किसी की गोपनीय बातों को किसी दूसरे पर जाहिर नहीं किया करती थी। तो ये सब हमने कल पढ़ा था। अब आगे हम चलते हैं आज, क्योंकि चैप्टर लेंदी है और तो कल आप सुन ही चुके हैं। आगे अब वही है उनके व्यक्तित्व से किस प्रकार स्टार्ट करने वाले थे कि जो एक चोर था वो भी उनसे कितना प्रभावित होकर उसका जीवन बदल गया। तो हम पढ़ते हैं आगे से कि हुआ यूँ था कि शादी के सिलसिले में नकुल की हवेली के तमाम मर्द बारात में दूसरे गांव गए हुए थे। औरतें सज धज कर रथ जगह मना रही थीं। नाच गाने और ढोलक की थाप के शोर पर नामी चोर कब सेंध लगाकर हवेली में घुसा, किसी को खबर न हुई। पर चोर था बदकिस्मत। जिस कमरे में घुसा उसमें माँ सोई हुई थी। औरतों के शोर से बचने को वे अपना कमरा छोड़ दूसरे कमरे में जा सोई थी। चोर बेचारा तमाम जोग्राफिया दिमाग में बिठलाकर उतरा था। उसे क्या पता था कि इतनी बड़ी बूढ़ी पुरखिन जगह बदल रही। खैर, बुढ़ापे की नींद ठहरी, चोर के दबे पाँव की आहट से भी खुल गई। यानी कि उनकी जो माँ दूसरे कमरे में सोई हुई थी, सारे पुरुष जो थे बारात में गए हुए थे हवेली के, तो घर में केवल औरतें थीं और जो तैयार होकर रथ जगह कर रही थी, यानी गाना नाच गाना चल रहा था, ढोलक बज रही थी। तो शोर था, उसी शोर में हवेली में उनकी एक चोर घुस आया, क्योंकि वो पहले से ही सारा वहाँ की आकलन करके आया था। लेकिन माँ जो थी उस शोर से बचने के लिए अपना कमरा छोड़ के दूसरे कमरे में घुस गई थी और चोर का भी उसी कमरे में पहुँचना हो गया। तो जो वो चोर था, लेकिन वो बुज़ुर्ग थी, तो उनकी उस चोर के धीरे से घुसने पर भी जो थी आँख खुल गई। और उनके आँख खुलने से ही माँ ने उनको आवाज़ दी कि कौन। तो चोर ने, जो पारंपरिक एक स्वभाव होता है कि तुरंत ही किसी से पूछे तो वो यही क्या, मैं कभी नाम नहीं बताता है अपना, उसी तरह से उस चोर ने भी कहा कि जी मैं। पानी पिला, माँ जी ने कहा जी मैं। चोर जो था शक पका गया कि वो पानी पिलाने की बात कह रही है उनकी जो वो थी माँ, उससे चोर से। तो चोर भी उनके इस बात से पानी पिलाने के कहने पर शक पका सा गया। उसने चोर ने से झिझक कर कहा जी मैं पानी की, मतलब मैं पानी पिलाऊं। तब तक माँ जो थी बिस्तर के बराबर में टटोलने लगी और उन्होंने देखा जो पानी का लोटा रखा था बहता था, वो खाली था। तो उन्होंने उससे कहा ऐसा कर, ये लोटा ले, कुएं से पानी भर ला, पर देख कपड़ा कस कर बांधे रखिए और तरीके से छानिए। उन्होंने बताया कि कपड़े मतलब जो पानी है ठीक से बांध के ले जाना और छान के लाना। चोर जो था घबरा गया। उसने देखा कि इस अंधेरे में भी इन्होंने कैसे देख लिया कि मेरे मुंह पे कपड़ा बंधा हुआ है और कमर में बांध। भगवान ने उसने सुन भी रखा था कि आस पड़ोस का था कि माँ के तार भगवान से जुड़े हैं, जो कुछ है वो सब जान जाती हैं और उनकी बात भगवान भी मानते हैं। पर बुढ़िया जो थी
भांग पीती होगी, ये उनको विश्वास हो रहा था चोर को इसी से, क्योंकि उन्होंने तक संभाल के कपड़ा बांध, वो कपड़े में कमर में भांग वांग देता, वो सोची कि भांग की वजह से कह रही जो थी। जो चोर था शक पका गया, घबरा के उसने जो था मुंह पे कपड़ा बंधा देख लिया। अब वो शक पका गया और अम्मा से ने फिर कहा जल्दी कर भाई, बड़ी तेज़ प्यास लगी है। अब तो उसके मुंह से निकल ही गया कि मैं तो चोर हूँ, और मैं मतलब उसको इस तरह से उसे लगा कि अब मैं चोर हूँ और बड़ा धर्म संकट में पड़ गया, मैं इनको पानी पिलाऊँगी। तो इतनी ईश्वर की भक्त हैं, श्रद्धा है, और ईश्वर भी इसकी सब बात मानता है। तो उसे भी थोड़ा धर्म संकट भी हुआ, घबरा गया। तो जब उसने कहा कि मैं चोर हूँ, तब भी माँ ने जो था कोई बात नहीं, हो चोर, प्यासे को पानी तो पिलाओ, पर घर देख मेरा धर्म मत निकाल दियो, लोटे के मुँह से कपड़ा न हटाइयो, हाथ रगड़ के धो लीजिए और पानी कपड़े से छान कर भरियो। लेकिन उन्होंने चोर सब कहने पर भी उन्होंने कहा नहीं, पानी लिया और संभाल के लाना, हाथ वाथ धो के सफाई और स्वच्छता के साथ छान कर लाना कपड़े को। तो जो चोर था, आप चोर के हाथ का पी लोगी? चोर ने भी उनसे पूछा आप पी लोगी? कहा ना, ने कहा कोई, हमने कहा ना रगड़ के हाथ लाना, धोना और छान के पानी लाना। तेरे भगवान और यहाँ पर पिलाएगा मुझे कौन? भगवान है और तू है, तो भगवान तो उठ के आने से रहे, भगवान कहीं वहीं कहीं बराबर में धरे। सुनकर चोर कुछ ऐसा बकाया कि लोटा उठा कर चल दिया। पूरी एहतियात के साथ पानी भरकर लौटा तो पहरेदार ने घर दर दबोचा कुएं पर देख लिया था। तो बोले वो पानी भरने चला गया और जो था कुएं से पानी आ रहा था, उसने पहरेदार ने उसको देख लिया था, उसको दबोच लिया। तब माँ जो थी उन्होंने, जो चोर ने पानी ला के दिया तो आधा खुद पिया और आधा उससे चोर से कह दिया कि तू पी ले। तो उसने पी लिया एक लोटे से पानी पी के। अब जब जैसे ही उसने माँ ने कहा तो पी ले, तो उसने पिया। तो उसने माँ ने कहा कि अब एक ही लोटे से मतलब एक दूसरे का जूठा माँ का पिया बेटे ने, तो अब हम दोनों कौन हो गए? माँ बेटे हो गए। अब बेटा जा, तू चाहे चोरी कर, चोर उसने कहा तो तू, तेरा दिल चाहे चोरी कर और चाहे तू खेती कर। उन सादगी से इतना प्रभावित हुए कि जो चोर था उसने खेती करके ही अपना जीवन फिर यापन किया। बेटा बेचारा किस लायक रह गया? सो रोमांचक धंधा छोड़, यानी चोरी का धंधा छोड़ खेती करने लगा। सालों साल लगा रहा खेती में। जब मैंने देखा तो लेखिका बता रही है, जब बाद में बहुत सालों बाद देखा तो एक बुजुर्ग सा बुढ़ा हो गया था, डरा डरा और हैरान सा, लेकिन बहुत भला मनुष्य बन गया वो। अब खानदानी विरासत कहिए या जीवाणुओं का प्रयोग उन दो सनकी बुढ़ियों के, लेखिका कहती है कि मैं उन दो सनकी बुढ़ियों के बीच में फंस गई, माँ और नानी के। अपनी लड़की होने पर भी हीन भावना नहीं आई, लेखिका कहती हैं। दूसरी तरफ नानी के चलते देश की आज़ादी को लेकर नाहक रोमानी ही रही। कहती माँ का प्रभाव था तो उनको लड़की होने की कोई हीन भावना नहीं थी, और नानी के प्रभाव के कारण उन्हें आज़ादी में बड़ा रोमांच था, देश की आज़ादी से। तो 15 अगस्त थी, 15 अगस्त का जश्न मनाया, यानी उत्सव मनाया जा रहा था। लेकिन उस समय जो लेखिका थी बताती है कि मैं बीमार थी और बीमारी के कारण जा नहीं सकी, टाइफाइड हो गया था। सबने बहुत इच्छा थी, लेकिन उस समय में ये छोटी छोटी बीमारियां भी बड़ी जानलेवा मानी जाया करती थी। और जो उनके नाना थे, उनके एक दोस्त थे, वो डॉक्टर थे, वही उनको देख रेख कर रहे थे। उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया कि नहीं जाना है। तो इंडिया गेट जाकर जश्न शिरकत करने की इजाज़त उन्होंने नहीं दी वहाँ जाने की। वो उनके मित्र थे, उनसे ज़्यादा नाना जो थी, इसलिए अच्छे। हमारे पिताजी जो थे बात बात पर सत्ताधारियों से लड़ते फिरते थे, तो चुप्पी साध गई। मैं लेखिका बता रही कि मैं रोती रही। तो क्या कोई बच्चा इकलौती गुड़िया के टूट जाने पर रोया होगा? मतलब बहाना ले गया टूटी का, छोटी सी। मेरी उम्र बता रही है केवल 9 वर्ष की थी, इतनी छोटी भी नहीं थी कि गुड़िया के बैल से बैलती, और इतनी बड़ी नहीं कि डॉक्टरी तर्क समझती। तंग आकर पिताजी
मुझे जब वो चुप नहीं हो रही थी, लेखिका कह रही जब मैं चुप नहीं हुई तो परेशान हो गए पिताजी। उन्होंने एक ब्रदर्स कामजूम उपन्यास पकड़ा गए और वो अपने कमरे में चले गए किताबें पढ़ने लगे पिताजी। क्योंकि और कह रही मुझे भी बड़ा शौक़ था किसका, एक पढ़ने का। मेरा क्या होता है, मतलब एक मानसिक रोग क्या होता है, लेकिन वो रोग नहीं है, मतलब शौक़ से ही यहाँ पर मतलब दिया गया है। तो और जब कह रही एक बार पढ़ना शुरू किया तो वो पढ़ती ही नहीं उसको, फिर उससे छोड़ा ही नहीं उन्होंने जब तक पूरी नहीं ख़त्म करा। तो बताती हैं कि मैंने देखा कि पिताजी को छोड़ घर बाकी सारे लोग तो चले गए, तो पिताजी दूसरे कमरे में चले गए, किताब पढ़ने लगे। तब वो जो थी वो उनका भी रोना धोना छूट गया और किताब खोल के पढ़नी। एक बार शुरू कर लेने पर इतनी मोहलत नहीं दी कि दोबारा रोना शुरू करूँ या कोई काम करूँ। उस वक्त ब्रदर्स कामजूम मुझे देने में क्या तुक थी, कह रहे मतलब इतनी उम्र नहीं थी कि वो समझ सकें, लेकिन तब भी उनके पिताजी ने उनको शौक़ के कारण दिए। तब मेरी कह रही बहुत बार उसको पढ़ा, समझ में नहीं आया। किताब कितनी समझ में आई अवैध जानती नहीं, क्योंकि इसके बाद इतनी बार पढ़ी उन्होंने वो किताब, लेकिन उनको पूरी तरह से समझ नहीं आई कितनी हुई। और कह रही इतनी बार पढ़ी कि सब कुछ कंफ्यूज हो गया, सारे लेसन कितना पहली बार में पढ़ ले पड़ा, कितने बाद में कहनी मुश्किल था। पर इतना विश्वास के साथ कह सकती कि उसका जो एक अध्याय जो बच्चों पर होने वाले अनाचार और अत्याचार पर था, पहली बार में ही लगभग कंठस्थ हो गया। कह रही लेकिन उसका जो एक चैप्टर था बच्चों के ऊपर अत्याचार अनाचार का, वो मुझे बहुत अच्छे से याद हो गया उम्र के हर पड़ाव पर, और वो उसने साथ भी दिया उस उनकी स्मृति ने। कहीं जो उनके लेखन में भी उसने काम किया लगभग और लेखन के एक महत्वपूर्ण भाग को प्रभावित भी किया, जैसे जादू का कालीन, मेरा नाटक नहीं, 3 किलो की छोरी जैसी कहानियाँ व कठगोलाव उपन्यास। जो उनके कहानियाँ और उपन्यास के जो लेखन थे वे सब उनके उस भाग से, उस काल उपन्यास के भाव से प्रभावित हुए। माँ जी की मन्नत का असर भी रहा कि मैं ही नहीं, मेरी चारों बहनें भी लड़की होने के नाते किसी हीन भावना का शिकार नहीं। नानी, माँ और परदादी की परंपरा बरकरार रखते हुए लीक पर चलने से इनकार किए। तो कहती जिस प्रकार से उनकी दादी परदादी कोई लीक की परंपराओं पर चलने वाली नहीं थी, नानी और माँ, उसी प्रकार से हम चारों बहनें भी थी जो लीक की परंपराओं का अनुसरण करने वाली नहीं थी। सब अपने अपने स्वतंत्र विचारों से अपनी मर्जी से जीवन जीने वाली थी। पहली लड़की जिसे मन्नत से मांगा गया था वे थी कौन, उनकी बड़ी बहन थी। कहती मैं नहीं थी, वो थी उनकी बड़ी बहन मंजुल भगत, जिनका घर का नाम था रानी। और फिर उसके बाद लेखिका का जन्म हुआ मंजुल के बाद, क्योंकि लिखना नहीं, लेखिका का अवतार वो जो मंजुल थी उनका लेखिका का अवतार, मतलब लेखिका कब बनी, शादी के बाद, और उनका नाम पड़ गया मंजुल भगत, क्योंकि लेखन उन्होंने शादी के बाद शुरू किया तो अपना नाम बदलकर पति का ग्रहण करने में कोई हीन भावना भी नहीं आई थी उनको। क्योंकि पहले क्या अभी भी है प्रचलन की विवाह के बाद जो सरनेम किसका पति का लगा लिया जाता है, तो वही उन्होंने किया। वो जैन थे लेकिन उन्होंने भगत अपने पति का सरनेम लगा के मंजुल भगत हो गई। दूसरे नंबर पर कहती हैं लेखिका थी जिनका घर का नाम था उमा और बाहर का था मृदुला। तो कहती मैंने भी शादी के बाद का लेखन शुरू किया और क्या बन गई, गर्व हो गई, यानी उन्होंने भी अपने पति का सरनेम लगा के जैन से गर्व हो गई, मृदुला गर्व हो गई। मैंने भी शादी के बाद लिखना शुरू किया बतौर लेखिका, नाम चला मृदुला गर्व। मुझे बात याद है जब हमने लिखना शुरू किया उससे कुछ पहले नारीवाद का चलन हुआ करता था। जब कह रही हमने लेखन शुरू किया तभी क्या थोड़ा सा पहले ही उसी समय में उसी दौरान समाज जो था नारी प्रधान हो गया था। इस कारण जो प्रचलन था, रिवाजें बदल गई। मन्नू भंडारी का हवाला देकर हमसे पूछा भी जाता कि आप लोग इतनी पोंगापंथी घर घुस्सू क्यों हो, तो नाम क्यों बदला। तो मन्नू भंडारी भी लेखिका थी, तो उनका लेखिका का
दिया जाता कि उन्होंने नहीं बदला, कि वो कैसी घरगुस्सू हो जो अपना नाम बदल दिया। लेकिन लेखिका बताती कि हमें इससे हमें कोई जवाब देने का मतलब ही नहीं था, क्योंकि इससे बदलने से हमारे व्यक्तित्व पर कोई प्रभाव ही नहीं था, कोई नुकसान भी नहीं होना था, तो व्यक्तित्व को भी नहीं नुकसान था। तो पूछने को तो पिताजी से भी लोग पूछते उनकी कि 5 बेटियों में, मतलब समाज है उनका, मतलब ये कि हमसे क्या पूछते, पिताजी से भी पूछते थे कि आपकी 5-5 बेटियां हैं, आपका मन उनसे भी नहीं भरा तो आपने एक एक बेटी के 2-2 नाम रख दिए। तो जो उनसे लेखिका से छोटी बहन थी, उनका नाम भी उन्होंने 2 रखे हुए थे, गौरी और चित्रा। लेकिन वो लेखन नहीं करती थी। इसका कहना है ये इसलिए नहीं लिखती क्योंकि वे क्या कहती थी चित्रा कि सब घर में सब कोई थोड़ी लिखेगा, कोई पढ़ने वाला भी तो चाहिए, तो मैं नहीं लिख रही, मैं तो पढ़ूँगी। खैर उसके बाद जब 4वीं-5वीं हुई तो पिताजी ने सबके कहने के मारे उनका एक नाम रखा। एक पहली उनसे जो थी चित्रा थी, उनसे छोटी रेणु और सबसे छोटी का अचला। उन 5 बहनों के बाद उनके एक भाई हुआ जिसका नाम उन्होंने राजीव रखा। मज़े की बात ये थी कि बीच की 2 बहनें जो थी लेखन से बची ही रही, अचला और राजीव। फिर उनमें जाफर से, लेकिन बीच वाली जो थी यानी चित्रा और जो रेणु थी उन्होंने लेखन नहीं किया। उसके बाद जो अचला थी सबसे छोटी, उन्होंने भी लेखन कार्य किया और राजीव ने। इस प्रकार से उनके 6 बच्चों में से 4 बच्चों में ये लेखन में रहे। उनकी माँ के बच्चे जो 4 थे। अचला जो थी सबसे छोटी वाली थी, मतलब 2 बीच में 3 भाई बहन थे, तो कहती वो उनसे 8 साल छोटी थी और वक्त भी बदल गया 8 साल में, तो करे उसकी लाज रखते हुए उन्होंने अचला जो थी अंग्रेजी में लेखन करती थी और जो राजीव थे वो हिंदी में ही लिखा करते थे। इस प्रकार से 4 लिखते थे और तमाम जो ख़ानदान यानी पूरा परिवार पढ़ता था। लेकिन लेखिका कहती ससुराल में मेरे कोई भी नहीं पढ़ता था, तो बुरा भी लगा पहले ये बात, लेकिन फिर बाद में उसका फ़ायदा भी उनको यानी पॉजिटिव भी सकारात्मक उन्होंने पहले सोचा कि अच्छा है घर के अंदर कोई आलोचना करने वाला नहीं है उनकी बुद्धि का, और इसलिए बुद्धि से 2-4 नहीं होना पड़ेगा, यानी बहस भी नहीं करनी पड़ेगी उन्हें। खैर मैं अपनी नहीं उन अदेवियों की बात कहना चाहती हूँ जो परदादी की मन्नत के नतीजन धरती पर आई और लेखक नहीं बनी। तो वो बात करती कह रही हम लोग तो लेखन में हो गए, लेकिन जो लेखन में नहीं थी वो भी बहुत हटी किस्म की थी, दोनों बहनें गौरी और रेणु। तो वो कहती उन्हें भी सांस लेने की ज़रूरत कुछ ज़्यादा हो, समझ में आता है। जैसे मेरे पिताजी ने एक बार मंजुल से कहा कोई दम नहीं घुटता, सांस लेने की ज़रूरत ही ज़्यादा है। पर यहाँ तो हम शेर, तो गैर लेखिका जो थी वो 1.25 शेर थी। 4थे नंबर वाली जो रेणु का आलम ये कि गर्मी की दोपहरी में स्कूल से वापसी पर गाड़ी उन्हें लेने जाती, तो दोनों को, अचला को और रेणु को, तो वो बस अड्डे से लेने जाती, तो रेणु उसमें बैठने से इनकार कर देती, बैठती नहीं। कहती थी थोड़ी सी दूर के लिए मैं गाड़ी पर बैठ जाऊँ, ये तो सामंतशाही का प्रतीक है, यानी दिखावा है ऑफिसरी का ये शायद। तो ये सब कहती हैं लेखा ये हमारे पिता के अतिरिक्त प्यार का फल था और रसोइयों को खाना खिलाकर जल्दी। दूसरी बात थी कि उनका जो था कि रसोइया खाना पकाता तो माँ तो बनाती नहीं थी कुछ, तो करती नहीं थी काम, तो रसोइया भी भाई जल्दी से खाना खिला के अपने घर जाए, ये भी ज़रूरत थी। लेकिन वो जो थी रेणु वो तो इन सब से दूर, सब जो थी गाड़ी उसको अचला को ले आती है, वो पीछे गाड़ी के आराम से धीमे धीमे पसीने से तरबतर होके आती। बचपन में एक बार चुनौती दिए जाने पर उसने जनरल थिमैया को पत्र लेकर उनका चित्र मंगवा लिया था। रेणी थी मतलब जनरल तक का चित्र मंगवा लिया एक बहस के ऊपर, जो फिर एक जो जवान था मोटरसाइकिल पे लाकर जनरल का दे गया उनके हाथ में। तो इस बात से सारा जो आस पड़ोस था वो भी उनमें बड़ा रुतबा हो गया रेणु का गाड़ी में बैठने के साथ। उसे इम्तहान देने से भी परहेज था, कहती वो पेपर भी नहीं देना चाहती। स्कूल तो जैसे तैसे पेपर दे लिए, जब ग्रेजुएशन BA का आया तो जो रेणु थी उसने पेपर देने से मना कर दिया कि मैं इम्तहान नहीं दूँगी। अगर मुझे यकीन आ गया कि हाँ कोई इससे कोई फ़ायदा तो है नहीं, अगर मुझे विश्वास हो कि इससे कोई फ़ायदा है तो नहीं, तो वरना बेकार है इनको देना। सब ने बहुत घर में समझाया, लिखा दी, मैंने भी बहुत तर्क किए, तो
लेकिन वो जो थी अपनी ज़िद पे अड़ी थी। अंततः कोई जो थी माँ ने भी उनको समझाया और अंत में कहा कि जब नहीं मान रही थी तो उनसे कहा कि पिताजी से पूछ लो। तो पिताजी से पूछो। अब वो किसी की बात तो मान ही नहीं रही थी, अपनी थी उनको। तो पिताजी ने भी फिर बहुत समझाया कि अगर तुम पढ़ लोगी या पेपर दोगी तो तुम्हें नौकरी मिल जाएगी, शादी अच्छी से होगी, लोग तुम्हारा सम्मान करेंगे और बहुत सारी बातें समझाई। लेकिन उन्हें कोई तर्क जो था रेणु को विश्वसनीय नहीं लगा, न खुद उन्हें भी नहीं लगा, पिताजी को भी। आखिर उन्होंने फिर एक को तर्क ही दिया कि मैं कहता हूँ इसलिए तुम्हें पेपर देने हैं। तो इस कारण रेणु ने फिर पिता की बात का जो एक फरमान जारी कर दिया था, इसलिए उन्होंने पेपर दिए और बीए बस करा क्या, बस पास होने लायक। उनका तो इच्छा ही नहीं थी, उन्होंने पिताजी की खुशी के लिए पास कर लिया बस। तो कहते हैं कि एक तो सच बोलने में वह माँ से भी 2 कदम आगे थी। वो बहुत जो मन में होता था वो स्पष्ट कह दिया करती थी कि माँ से भी 2 कदम आती। गनीमत यह कि आधा समय उसके सच सुनकर लोग सोचते ही है मजाक कर रही होगी, इसलिए बिना मेहनत वह लोगों को हंसाए रख लेती। आज भी उसे कोई इत्र भेंट करता है तो वो कहती है नहीं चाहिए, मैं तो नहाती हूँ। कहते हैं इतना सादा जीवन था, उन्हें परफ्यूम वगैरह कोई देता तो वो मना कर देती है कि मैं तो नहाती हूँ, मुझे क्या ज़रूरत है। तीसरे नंबर की जो चित्रा थी वह कॉलेज पढ़ने तो जाती थी पर खुद को पढ़ने से ज़्यादा औरों को पढ़ाने में उन्हें दिलचस्पी थी, यानी उन्हें और दूसरे लोगों को ज़्यादा पढ़ाई करती। इसलिए इम्तहान में उनके अंक उनके कमाते और जिनको वो पढ़ाती थी शागिर्दों को, यानी उनके जो शिष्य बन जाते थे उनके नंबर ज़्यादा आते। पर अपने यहाँ सब चलता था। उनकी शादी का वक्त आए तो उसने एक नज़र में लड़का पसंद करके ऐलान कर दिया। वो मतलब इतनी स्वतंत्र विचारों से निडर थी सारी बहनें, कह रही कि उनको समझ में आ गया लड़का पसंद है, उन्हें ऐलान कर दिया कि मैं शादी करूँगी। जैसी से लड़के से भी नहीं पूछी, उसकी भी ज़रूरत नहीं समझी इच्छा की। हमारे यहाँ माँ बाप ही नहीं, खुद लड़का भी उसके निर्णय में वाकिफ़ नहीं था, पर उसका कहना था कि वो जो सोच लेती है वही करती है। चित्रा मतलब गौरी थी, उसने कहा जो सोच लिया तो वही करे, यानी उसी लड़के से शादी कर। तो उसकी शादी फिर उसी लड़के से हुई। कोई मुश्किल भी नहीं आई आती क्यों। उसने कहा मैंने पहले मुलाकात में ही बतला दिया था कि मैं जो सोच लेती हूँ वो कर रहता, तो उसने बात आगे खींची ही नहीं और पहली मुलाकात में ही उस लड़के ने हथियार डाल दिए, तो वही विवाह हो गया। और जो सबसे छोटी थी अचला, काफ़ी दिनों तक कुछ कम खिसकी मालूम पड़ती रही। तो मतलब लीक से खिसकना क्या था, उनके यहाँ सब अपने अपने मन की करने वाले थे, तो ऐसा परंपराओं के बंधन में नहीं। तो कहते पहले तो ऐसा लगा कि अचला जो सबसे छोटी है वो नहीं है इस तरह की। लेकिन पिताजी का कहा मानकर पहले अर्थशास्त्र क्या, वो मतलब इतना नहीं लगता था, जो बड़े कहते थे वो कर लिया करती थी। वो इकोनॉमिक्स से कर लिया उन्होंने, फिर उन्होंने पत्रकारिता का में दाखिला ले लिया, पढ़ाई अच्छे से की, पास भी हुई। फिर पिता की पसंद से शादी भी करी, लेकिन वो भी चल नहीं पाई लीक पर, यानी परंपराओं पर। और घर बार में मन उनका रुचा नहीं, तो मंजुल और उनकी तरह फिर वो भी विवाह के बाद 30 वर्ष की होने पर वो भी लेखन करने लगी। अचला एक बात हमें एक से लिखी है, तो लेखिका बताती है हम लोगों में एक बात जो थी वो क्या थी, सब में के अंतर्गत कि परंपरागत तरीके से भले नहीं चलाते थे, लेकिन हम जो थे उन परंपराओं को तोड़ते भी नहीं थे। कि अब उनका था कि अगर उससे शादी कर ली तो उसको निभाएंगे, भले से तलाक की कगार पर, यानी विचारों में इतनी वैमनस्यता आ जाए कि तलाक की नौबत आ जाए, लेकिन तलाक नहीं लेंगे, तोड़ेंगे नहीं। क्योंकि हम उनका विचार था अपनी मर्जी से जियो, ज़रूरी थोड़ी है कि तलाक घर में रहो और अपनी मर्जी से जियो, कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो ये काफ़ी था कि हम अपनी मर्ज़ी से चल लें। शादी के बाद में फिर जो थी विवाह हो गया, और उसके बाद जो मृदुला गर्ग थी यानी लेखिका जो थी वो वहाँ बिहार पहुँच गई, और वहाँ और जो थी जहाँ ऐसा वहाँ का प्रचलन था
उनकी जो पति पत्नी थे वो भी पिक्चर भी देखने जाते थे, तो कहती हैं एक ही साथ नहीं बैठते थे, वो भी अलग अलग बैठते थे। तो जो लेखिका थी वो दिल्ली की नौकरी छोड़कर दिल्ली से गई हुई थी वहाँ बिहार, तो वो नाटकों में अभिनय भी करती थी। उन्होंने उस चलन से हार नहीं मानी। उन्होंने तो ऐसा कर दिया कि 1 साल के अंदर जो वहाँ की ही स्त्रियाँ थीं विवाहित, जो मर्दों के साथ पिक्चर भी नहीं एक साथ बैठ के नहीं देखा करती थी, वो अब क्या करने लगी, स्टेज पर नाटक करने लगी उनके कहने से, और कई सारे नाटक किए। और जो वो जो नाटक किए वो केवल राहत के लिए, जो प्राकृतिक आपदाएँ आ जाती हैं, जैसे कि अब कोरोना है तो ये भी एक प्राकृतिक आपदा है, तो इस तरह की प्राकृतिक आपदाओं के लिए अकाल पड़ा था, उसके राहत को उसके लिए उन्होंने नाटक किया, और उससे जो उनकी अर्निंग हुई उसे पैसा इकट्ठा करके उसमें ही लगा दिया था। वहाँ से निकली, जब बिहार से निकली तो पहुँच गई ये कहाँ, कर्नाटक बगलकोट में, वो और भी छोटा कस्बा सा था। तो कह रही है लेखिका, तब तक मेरे 2 बच्चे हो चुके थे जो स्कूल जाने लायक उम्र पर पहुँच गए, बच्चे हो गए और वो भी उनकी उम्र हो गई 3-4 साल की, 4 साल 5 साल की, तो वो भी पढ़ने के लायक हो गए। अब वहाँ पर स्कूल नहीं था उस कस्बे में, कर्नाटक में। लोगों की बहुत राय ली, तो जो वहाँ पर कैथोलिक बिशप थे उनसे भी प्रार्थना करी, दरख्वास्त लगाई। उनका मिशन है वहाँ के सीमेंट कारखानों से वालों से मदद लो और एक स्कूल बन जाए प्राइमरी। तो पहले तो उन्होंने जो बिशप थे उन्होंने कहा चूँकि इस प्रदेश में क्रिश्चियन जो है कम है, तो इसलिए विद्यालय नहीं खुल पाएगा। फिर उन्होंने लेखिका ने कहा भाई और भी लोग हैं गैर क्रिश्चियंस हैं, वो उनके बच्चे भी शिक्षा पाने लायक होंगे, वो भी पालेंगे। तो अपना साथ उन्होंने ये अपनी जो जिद्दी प्रयोजन था वो जारी रखा। तब उन्होंने कहा कि हम कोशिश कर सकते हैं, बशर्ते आप हमें यकीन दिलाएं। अब बिशप ने उनसे कहा कि हम कोशिश करेंगे, लेकिन आप यकीन दिलवाएं कि स्कूल बंद नहीं होगा, 100 वर्ष तक चलता रहेगा। तो इसी बात पर लेखिका कहते हैं उनको आ गया गुस्सा, और तो उन्होंने कहा स्कूल का छोड़िए, किसी का भी यकीन नहीं है, वास्तव में किसी का यकीन है हमारे जीवन चलेगा, 100 साल नहीं चलेगा, तो यकीन तो दिलाया ही नहीं जा सकता। उन्होंने लेखिका ने उनसे कहा कि वह अगले 100 वर्ष तक चलेगा। वे भी गुस्सा खा गए और बोले खुदा का लाख शुक्र है बच्चों के न पढ़ पाने की समस्या आपकी है, मेरी। और इसी बात पर वो और नाराज़ हो गए। उन्होंने कह दी हमारी समस्या नहीं आपकी है ये समस्या है। ये बात लेखिका कहती कड़वी थी लेकिन सच भी थी कि मुझे ही ज़रूरत थी, मेरे बच्चे थे भाई। तो सच के आगे सिर झुकाने की कहती हैं हमारी बतियानी, सत्य को स्वीकार करने की आदत है। सो उन्होंने क्या किया, तय कर लिया, निश्चय किया कि मैं खुद ही स्कूल खोलूँगी, और उन्होंने एक त्रिभाषा अंग्रेजी हिंदी कन्नड़ 3 भाषा पढ़ाने वाला प्राइमरी स्कूल खोला। तो इस स्कूल में उन्होंने सरकार से मान्यता दिलवाऊंगी। वहाँ के मेहनती और भी लोग थे, उन्होंने भी मदद की, और अब उनके भी बच्चे पढ़े और अफसर थे उनके भी उस बच्चे उसमें पढ़े स्कूल में। बाद में फिर आगे जाके शहरों में पढ़े बच्चे आगे के लिए। लेकिन ऐन मौके पर जब अपने जिद्दीपन के नमूने पेश किया, कहते लेखिका कहती लेकिन इसके साथ ही ऐसा नहीं था, कई सारे अब ये भी जिद्दीपन का ही था कि स्कूल बच्चे पढ़ेंगे, खुलेगा तो खुलेगा। तो उन्होंने अपने प्यास से खोला और सफल भी रही। कि इस तरह के कई मेरे हठी के, जिद्दीपन के, अड़ियलपन की बहुत सारी बातें हैं, इंसिडेंट्स हैं, नमूने हैं। पर सबसे ज़्यादा कहती कि एक जो था और इंसिडेंट बताती है कि मंच पर